तो देखो बेटा, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बेटे गॉस लॉ। गॉस लॉ आपके पास क्या है और उसका एप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बेटा आपके पास जो गॉस लॉ है वो आपके पास है क्या? गॉस लॉ हमेशा बेटे क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड होता है। गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड होगा। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट आपके पास है क्या? गॉस लॉ का स्टेटमेंट कि सपोज आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है, आपके पास क्या है, कोई भी क्लोज सरफेस है। तो अगर क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स इमिट आउट होगा? तो गॉस लॉ ने यही बताया था कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है तो उससे कितना फ्लक्स आपके पास इमिट आउट होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसका स्टेटमेंट, फिर इसके एप्लीकेशन पर आते हैं। तो गॉस लॉ हमेशा बेटे क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है फर्स्ट, और उसका स्टेटमेंट क्या है वो स्टार्ट करते हैं। तो गॉस लॉ ने बेटे यही कहा कि सपोज आपके पास क्या है, कोई भी ये क्लोज सरफेस है। सपोज ये रही आपके पास क्लोज सरफेस, ये रही। इसने जो चार्ज एनक्लोज किया हुआ है वो कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है? क्यू चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। इसने क्यू चार्ज, ये चार्ज आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है और ये चार्ज आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है। तो गॉस लॉ हमेशा पहले तो याद रखना है, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द क्लोज सरफेस, ठीक है। अब गॉस लॉ ने बताया था अगर क्लोज सरफेस ने चार्ज एनक्लोज किया हुआ है तो इससे कितना फ्लक्स आपके पास इमिट आउट होता है, इससे कितना फ्लक्स आपके पास इमिट आउट होगा। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। स्टेटमेंट तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द क्लोज सरफेस। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द क्लोज सरफेस। अब इसका स्टेटमेंट लिखें तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, इमर्जिंग फ्लक्स फ्रॉम close surface is equal to the product of charge enclosed by close surface and 4 पाई के। ये इसका स्टेटमेंट है। तो गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है फर्स्ट, और गॉस लॉ ने ये बताया कि आपके पास किसी भी क्लोज सरफेस ने अगर चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, क्यू कुछ भी कर सकता है, तो उससे कितना फ्लक्स इमिट आउट होगा। तो गॉस लॉ ने बताया अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इमर्जिंग फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस। हम इमर्जिंग बोल रहे हैं कि बेटा अगर आपके पास चार्ज अगर कैसा है, एनक्लोज चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो फ्लक्स कैसा होगा, इमर्जिंग। और अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स क्या होगा, एंटरिंग। तो हम यहां पर डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, इमर्जिंग फ्लक्स सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस एंड 4 पाई के। दैट इज, हम लिख सकते हैं बेटे फाई इक्वल टू एनक्लोज चार्ज को मान लो बेटे समेशन क्यू और 4 पाई के। इसको आप और सॉल्व कीजिए। इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटे फाई इक्वल टू समेशन क्यू 4 पाई, और बेटे के की वैल्यू आपके पास जानते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो फाई इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा आपके पास क्या है, गॉस लॉ। आपके पास क्या है बेटे, गॉस लॉ है।
इमर्जिंग फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस एंड 4 पाई के। तो हमारे पास सॉल्व किया तो बेटा आपके पास ये आ गया। अब इसी को थोड़ा सा और हम एडजस्ट करें कि गॉस थ्योरम क्या होती है। ये तो गॉस लॉ है, तो गॉस थ्योरम क्या होगी बेटे, देखिए हमने फ्लक्स पढ़ा हुआ था, हम यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा आपके पास जो क्लोज सरफेस है, गॉस लॉ ने तो ये बताया था कि इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स इमिट आउट हो रहा है, और डेफिनेशन क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपके पास जो फ्लक्स होगा बेटे वो आपके पास क्या होगा, जो ई वेक्टर है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपके पास एरिया वेक्टर है डीएस वेक्टर, इनका डॉट कर दें तो वो आपके पास क्या आता है, फ्लक्स आ जाता है। ये फ्लक्स की डेफिनेशन। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग बेटे जो फ्लक्स है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स है वो तो आपके पास ये रहा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्लक्स बेटे ये रहा, दोनों को आप इक्वल कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आप इक्वल करोगे तो ये फ्लक्स है बेटा आपके पास, तो लिख दोगे आप ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटे इसको हम बोलते हैं गॉस थ्योरम। ये आपके पास क्या है, गॉस थ्योरम। तो हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड रिप्रेजेंट गॉस थ्योरम। तो ये आपके पास बेटे गॉस लॉ है। गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, फर्स्ट तो आपको ये याद रखना है। सेकंड बेटे आपके पास गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इमर्जिंग फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ समेशन क्यू एंड 4 पाई के। ठीक है, फिर हमने बेटे डेफिनेशन से फ्लक्स लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बेटे ये होती है, तो हम यहां पर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आपके पास इसी को क्या बोलते हैं बेटे, गॉस थ्योरम। तो अब इसके एप्लीकेशन पर आते हैं। तो गॉस थ्योरम और गॉस लॉ क्लियर है बेटे। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। हमें गॉस लॉ की हेल्प से आपके पास एक चार्ज शीट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसको हम बेटे डाइलेक्ट्रिक शीट भी बोलते हैं। इसको आप डाइलेक्ट्रिक शीट भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके पास बेटे क्या है, चार्ज शीट है। आपके पास क्या है, चार्ज शीट है। उस चार्ज शीट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और उसकी साइज आपके पास क्या है बेटे, इनफिनिट साइज की आपके पास चार्ज शीट है। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बनाए बेटे आपके पास। कि सपोज आपके पास, पहले हम डायग्राम बनाते हैं चार्ज शीट का। ये आपके पास बेटे हमने कोई चार्ज शीट बना दी, ये चार्ज शीट है। इसकी लेंथ आपके पास क्या है, इनफाइनाइट है, तो इसको इनफिनिट की बना दीजिए। तो ये हमने डॉट डॉट दिखाया इस तरह से कि भाई ये इनफिनिट साइज की क्या है, चार्ज शीट है। ये इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, ये आपके पास इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका जो साइज है वो आपके पास क्या है, इनफिनिट साइज की चार्ज शीट है। ठीक है, अब इस पर चार्ज दिखा दीजिए आप। चार्ज बेटे ये रहा, इस पर चार्ज दिखा दीजिए। ये चार्ज रहा आपके पास। ये आपके पास चार्ज शीट रहा। इसका आप नाम दे दीजिए बेटे चार्ज शीट का। ये ए, ये बी, ये सी, और ये आपके पास डी। ये चार्ज शीट। तो बेटे सबसे पहले हमें करना क्या है, ये चार्ज शीट जो है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले डायरेक्शन निकालनी है, देन उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या है बेटे, चार्ज शीट कुछ ऐसे याद रखिए। चार्ज शीट अपनी जो मैं हथेली दिखा रहा हूं, अपनी पाम दिखा रहा हूं, ऐसे ये चार्ज शीट है, ऐसे।
तो इससे r डिस्टेंस पर p कोई पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, इस चार्ज शीट पर आपके पास एक पॉइंट लिया O, ये पॉइंट O लिया। इससे बेटे r डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर मेरे पास p कोई पॉइंट है, ये रहा पॉइंट P। मैं दिखा देता हूं, पॉइंट P रहा। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है और वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो तो हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ से। पहले हम निकालते हैं डायरेक्शन क्या होगी। तो आप ये देखिए, तो इस शीट पर बेटे मैंने जो इन्फिनिट साइज की शीट है, इस शीट पर मैंने क्या किया बेटे, पॉइंट O लिया। इस पॉइंट O ने क्या किया, इस शीट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक तो अपर वाला पोर्शन और एक डाउनवर्ड वाला, ऊपर वाला और एक नीचे वाला पोर्शन। तो हम क्या करेंगे बेटे, ये दोनों ही जो आपके पास पोर्शन है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों ही आपके पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। तो हमें करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम ऊपर वाले पोर्शन में, इस पॉइंट O ने इस शीट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन में एक अलग एलिमेंट लेकर चलेंगे, नीचे वाले पोर्शन में एक अलग एलिमेंट लेकर चलेंगे। दोनों एलिमेंट कैसे होंगे बेटे, आइडेंटिकल होंगे, दोनों का एरिया एक जैसा होगा। दोनों पर अगर एरिया सेम है तो बेटे चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं बेटे, ऊपर की डायरेक्शन में एक एरिया एलिमेंट दिखाते हैं। तो बेटे मैंने एक एरिया एलिमेंट ये ले लिया, ये रहा जिसको मैं पिंक से दिखा रहा हूं, ठीक है। और एक एरिया एलिमेंट मैंने नीचे ले लिया, ये रहा। दोनों एलिमेंटों का एरिया सेम है, दोनों एलिमेंटों की पॉइंट O से डिस्टेंस भी क्या ले लेंगे बेटे, आप सेम ले लेंगे। ये x और ये भी क्या है बेटे, x। दोनों की डिस्टेंस बेटा आपने क्या ले ली, सेम ले ली, ठीक है। अब देखिए, ये मैं डिस्टेंस लेता हूं बेटा आपके पास, ये जो पॉइंट P की डिस्टेंस है वो क्या है बेटा आपके पास, r डिस्टेंस पर। तो आप देखिए, इस एलिमेंट की पॉइंट P से डिस्टेंस, इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बेटे, इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, ठीक है। और इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो आप ये देखिए, दोनों एलिमेंटों पर बेटे, दोनों एलिमेंट कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। दोनों एलिमेंटों पर आपके पास चार्ज क्या होगा, सेम होगा। दोनों एलिमेंटों की पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम है। दोनों एलिमेंटों की पॉइंट P से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। कैसे होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। देखो ये r, ये x, तो ये क्या हो जाएगा, रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ऐसे ये क्या हो जाएगा, रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो दोनों एलिमेंटों की पॉइंट P से डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो दोनों एलिमेंटों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा बेटे, सेम होगा। ये आपके पास सेम होगा, DE, और ये भी क्या होगा, DE। तो आपने क्या देखा, इन दोनों एलिमेंटों के कारण, इन दोनों एलिमेंटों का नाम भी दे दीजिए, ये एलिमेंट A1 और ये एलिमेंट A2। तो इन दोनों एलिमेंटों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों कारण सेम, लेकिन आप देखिए पॉइंट P पर इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। हमेशा रूल है बेटे, दो वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर दी जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में हो सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है, और किसी एंगल पर हो तो आप क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट कर देंगे। तो आपने देखा पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इन दोनों एलिमेंटों के कारण, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, लेकिन आपके पास क्या है, ये ना तो सेम डायरेक्शन में है, ना ये अपोजिट डायरेक्शन में है, किसी एंगल पर है। तो एंगल पर तो बेटे मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा। कंपोनेंट करने के लिए मैंने कंसिडर कर लिया बेटे कि ये आपके पास अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या है, x, इस सामने वाली साइड क्या है, x। तो अगर बेटे दोनों साइड ये x इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। इसलिए ये थीटा तो ये थीटा। अब मुझे करना क्या है बेटे, कंपोनेंट करने हैं। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से, ये कर ली, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ये रहा। अब देखिए बेटा आपके पास अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब कंपोनेंट करते हैं बेटे, जिस साइड एंगल उस साइड क्या आता है बेटे, कॉस। तो DE कॉस थीटा, और इस साइड क्या आ जाएगा बेटे, DE साइन थीटा, ठीक है। DE है, इस साइड एंगल है, तो इसका कंपोनेंट करेंगे तो बेटे DE कॉस थीटा, और इस साइड क्या आ जाएगा बेटे, DE साइन थीटा। तो आप अब ये चेक कीजिए, DE साइन थीटा, DE साइन थीटा,
दोनों आपका मैग्नीट्यूड क्या है बेटे, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये ऊपर ये नीचे, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये दो कंपोनेंट है डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये तो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बचा बेटे, इस साइड बचा, मतलब ओपी के अलोंग बचा, ये पी रहा। तो इस इन्फिनिट साइज की जो चार्ज शीट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा बेटे, ओपी के अलोंग, ठीक है। ये दोनों बच गए ना बेटे, ये तो कैंसिल हो गए, डी साइन थीटा कैंसिल हो गए, ओनली ये बचे डी कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ओपी के अलोंग। और ओपी क्या है बेटे, जो ये चार्ज शीट है, ठीक है। इस बोर्ड को ना देखें आप, इस तरह से देखें, चार्ज शीट बेटे ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर ये है ओपी, तो ओपी के अलोंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जो चार्ज शीट है उसके परपेंडिकुलर होगा, जो चार्ज शीट है उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। थ्योरी जो है बेटा आपके पास, मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ये आपके पास सिस्टम रहा। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि मेरे पास एबीसीडी आपके पास क्या है, कोई चार्ज शीट है इनफिनिट साइज की, इस पर पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ ने क्या किया बेटे, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, एक तो ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। इस पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर पी कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है कि डायरेक्शन क्या होगी। तो दो पार्ट में ब्रेक किया, तो एक एलिमेंट मैंने ऊपर मान लिया, एक एलिमेंट नीचे मान लिया, दोनों एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, दोनों एलिमेंटों की पॉइंट ओ से डिस्टेंस सेम है, दोनों एलिमेंटों की पॉइंट पी से डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, इसलिए दोनों एलिमेंटों का कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट है तो हम इनसे क्या करेंगे बेटे, कंपोनेंट कर लेंगे। तो हमने कंसिडर किया, देखो थीटा के सामने साइड एक्स, इसके सामने वाली साइड एक्स, तो अगर ये एक्स है ये एक्स है, तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये अल्टरनेट एंगल। मैंने डी कंपोनेंट करे, जिस साइड एंगल उस साइड कॉस, जिस साइड नहीं है वहां साइन, ये करे जिस साइड एंगल उस साइड कॉस, जिस साइड नहीं है वहां साइन। कंपोनेंट तो क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये वाले कंपोनेंट क्या है बेटे, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो आपके पास ऐड हो गए। तो इस चार्ज शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा बेटे, ओपी के अलोंग, मतलब चार्ज शीट के परपेंडिकुलर। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी अगर आपके पास चार्ज शीट होगी, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इसकी थ्योरी मैं आपको पीडीएफ में नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिए। अब हम इसकी वो पढ़ते हैं कि वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू पर आते हैं। तो हम निकालते हैं बेटे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं बेटे। गॉस लॉ है वो हमेशा क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है, तो वापस डायग्राम बनाते हैं बेटे। तो मेरे पास बेटे ये चार्ज शीट रही, ध्यान दीजिए, ये मेरे पास बेटे चार्ज शीट ये रही, ठीक है। बनाते हैं इसका डायग्राम। ये आपके पास चार्ज शीट रही, इसका नाम दे दीजिए बेटा आपके पास ए, ये बी, ये सी और ये डी। इस पर चार्ज कैसा है बेटे, पॉजिटिव चार्ज है, इनफिनिट साइज की है। अब हमें करना क्या है, इससे आर डिस्टेंस पर पी कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ओ रहा, इससे आपके पास आर डिस्टेंस पर पी कोई पॉइंट है। पी कोई पॉइंट है, ये रहा। अब हमें करना क्या है कि इस पॉइंट पी पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे, गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है, हमेशा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। तो क्लोज सरफेस के लिए अगर वैलिड है तो हम क्या करेंगे बेटे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे। अब क्लोज सरफेस बेटे हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो सिमेट्रिकल हो, जो आपके पास क्या हो, सिमेट्रिकल हो। तो हम क्लोज सरफेस यहां पर बनाते हैं बेटे सिलेंडर।
तो हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं बेटा आपके पास, देखिए एक आपने सिलेंडर ड्रॉ किया, ये पॉइंट P यहीं पे आ गया। तो आप देखिए जो सिलेंडर है बेटे, ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है बेटे, 2r है। इसकी लेंथ कितनी है, 2r। 2r कैसे है, ये मिड पॉइंट जो है आपके पास, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है बेटे, r। ऐसे मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, r। तो इसकी सिलेंडर की लेंथ कितनी होगी बेटे, 2r लेंथ हो गई। इस मिड पॉइंट की यहां से तक डिस्टेंस क्या है, r। इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस क्या है, r। तो लेंथ कितनी हो गई, 2r। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इस सिलेंडर का क्या है, s। जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जानते हैं, जैसे सिलेंडर है तो ये आगे का जो पोर्शन है इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना है बेटे, s। तो आपने ये देखा कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया s है। इसमें आप देखिए सिलेंडर में 3 सरफेस है। एक तो बेटा आपके पास S1, ये मान लीजिए S1, ये आपके पास बेटे S2, और ये आप मान लीजिए बेटे S3। ये बीच वाली सरफेस को तो S1 नाम दिया आपने, ये वाली सरफेस को आपने क्या नाम दिया, S2, और इसको क्या नाम दिया आपने, S3। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि जो चार्ज शीट होगी उसके कारण जो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या करेंगे बेटे, एक एलिमेंट तो यहां लेकर चलेंगे। सरफेस के मुझे अगर फ्लक्स निकालना है तो एक एलिमेंट बेटे मैंने यहां लेकर चला, ये रहा एलिमेंट एक, ठीक है, S1 पर। सब सरफेस पर आप एलिमेंट लेकर चलेंगे तो S1 पर ये रहा। इसका एरिया वेक्टर बेटा, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये रहा आपके पास ds वेक्टर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा बेटे, हमेशा परपेंडिकुलर। शीट ऐसे है तो परपेंडिकुलर मतलब ऐसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटे, ये हो गया। मैं पिंक से दिखा रहा हूं इसको, पिंक कलर से, ये रहा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक एलिमेंट इस पर ले लेंगे, ये रहा पिंक, ठीक है। इसका आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा बेटे, इस साइड होगा, और ds वेक्टर कहां होगा, इस साइड ही होगा। ऐसे ही एक एलिमेंट बेटे यहां ले लीजिए, ये एलिमेंट रहा जिसको मैं पिंक से दिखा रहा हूं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा बेटे, इस साइड होगा। कोई शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी ले सकते हैं और इस साइड भी ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक इस साइड होगा और एरिया वेक्टर भी इस साइड होगा, ds वेक्टर। तो आपने तीनों सरफेस के लिए एलिमेंट दिखा दिए। S1 पर एलिमेंट दिखा दिया, ये एरिया वेक्टर कहां होगा, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इनके बीच एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90। इनके बीच एंगल कितना दिख रहा है, 0, और इनके बीच एंगल कितना दिख रहा है, 0, ठीक है यहां तक। अच्छा अब देखिए, तो आपके पास क्या होगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉस लॉ। तो मैंने क्लोज सरफेस बना दी बेटे पॉइंट P पर, और कैसी बनाई है, सिलेंडर बनाई है। सिलेंडर में 3 सरफेस है बेटे, कौन कौन सी, एक तो S1, एक आपके पास S2, और एक आपके पास S3। 3 सरफेस दिखा दी। S1 पर मैंने बेटे एरिया एलिमेंट माना, ये इसका एरिया एलिमेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर, ds। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। इस चार शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होगा, तो इस साइड दिखा दिया, इसका भी इस साइड दिखा दिया, इसका इस साइड दिखा दिया। 4 शीट ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। तो इस 4 शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी दिखा दिया, इस 4 शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड दिखा दिया। इस सरफेस के लिए इस साइड, इस सरफेस के लिए इस साइड, और इसके लिए सरफेस है ये, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमें क्या करना है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ये होगा, एरिया ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, कुछ ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं बेटे इसका थ्योरी। तो आप थ्योरी में क्या लिखेंगे, देखो, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट of infinite size at a distance r from, कहां से लिए डिस्टेंस बेटे, फ्रॉम पॉइंट we consider a cylindrical गॉसियन सरफेस। जो बेटे क्लोज सरफेस है उसको आप गॉसियन सरफेस भी
बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस हुज क्रॉस सेक्शन एरिया एस एंड लेंथ इज। तो ये हमने बेटा थ्योरी लिख दी कि टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट ओ वी कंसिडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज एस एंड लेंथ इज 2r। अब बेटे हमें करना क्या है, हमें गॉस लॉ लगाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गॉस लॉ से फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर हम डेफिनेशन से फ्लक्स निकाल लेंगे। पहले तो गॉस लॉ से निकालेंगे, फिर हम डेफिनेशन से निकालेंगे, दोनों को हम इक्वल कर देंगे, हमारा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो गॉस लॉ के लिए बेटा हमने सरफेस कौन सी बनाई है, सिलेंड्रिकल बनाई है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग बेटे इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है इस क्लोज सरफेस में। तो बेटे अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, तीन तरह की डेंसिटी होती है बेटे। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लाइन चार्ज में काम आती है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सरफेस में काम आती है, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर बेटे सरफेस की बात हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, जिसका सिंबल क्या होता है, सिग्मा। इसका मतलब होता है यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है। ठीक है, मैं और भी सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो बेटे एक एरिया पर चार्ज कितना है उसको बोलते हैं आप सिग्मा। जैसे आप कहते हैं बेटे एक एप्पल है, उसकी रेट 10 रुपए है, तो 20 एप्पल की आप इजीली निकाल सकते हैं। ऐसी एक सरफेस पर एरिया कितना है, सिग्मा, चार्ज कितना है, सिग्मा है। तो आपके पास जितना भी एरिया होगा उस पर निकाल सकते हैं। तो बेटे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है सिलेंडर का, एस है। एक सरफेस पर चार्ज कितना है, सिग्मा है, तो एस सरफेस पर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। तो इतना चार्ज इसने एनक्लोज किया हुआ है। सिग्मा का मतलब होता है यूनिट एरिया पर चार्ज, और इसका एरिया कितना है, एस है। तो बेटे यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है सर, सिग्मा, तो एस एरिया में कितना हो जाएगा, सिग्मा एस। तो इसमें इतना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, एस बेटे आपको दे नहीं रखा, एस आपने अपनी तरफ से कंसिडर किया है कि इसका जो सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, एस है। और बेटे जो चीज कंसिडर की जाएगी वो लास्ट में हटेगी जरूर। तो इस पे और बढ़ते हैं। तो बेटे मैंने ये थ्योरी लिख दी, ये डायग्राम रहा, इसको और स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं ये इन थ्योरी को लिखता हूं, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर is S and surface charge density is sigma, then बेटे सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट एरिया पर चार्ज। तो इसका एरिया कितना है, एस, तो यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है, सिग्मा, तो एस एरिया पर कितना हो जाएगा, सिग्मा एस, इतना चार्ज एनक्लोज होगा। तो देन चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, जिसको आप गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस भी बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटे, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक एरिया पर चार्ज कितना है, सिग्मा, जिसको आप बोल रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनटू एस। ये हो गया। तो बेटे हम गॉस लॉ से निकाल सकते हैं फ्लक्स। तो फ्रॉम गॉस लॉ इमर्जिंग फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस, तो कितना हो जाएगा बेटे, फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटे फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन क्यू कितना है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास आ गया गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग बेटे जो ये क्लोज सरफेस है जो हमने लास्ट डायग्राम में बनाई थी, इससे कितना फ्लक्स इमिट आउट हो रहा है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम निकालते हैं बेटे किससे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से। तो देखो बेटा आपके पास, तो हम निकालते हैं द डेफिनेशन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेफिनेशन में क्या है बेटे, हर सरफेस से फ्लक्स निकलेगा। तीन सरफेस है सिलेंडर में, एक तो S1, एक S2, एक S3। ध्यान दीजिए S1 सरफेस में E वेक्टर और DS वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90, यूज करेंगे हम इसको। S2 सरफेस जो है, ये रही S2 सरफेस, इसमें E वेक्टर और DS वेक्टर के बीच एंगल कितना है, सेम डायरेक्शन में, तो 0।
थर्ड सरफेस में ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच एंगल कितना है 0, इनका आप यूज करेंगे। तो देखिए बेटा आपके पास फाई इक्वल टू, ये तो मैं निकाल रहा हूं फ्लक्स फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए निकाल लो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर सेकंड सरफेस के लिए, और थर्ड सरफेस के लिए बेटे ये रहा S3 ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये रहा। तो यूज करते हैं बेटे, इसको सॉल्व करते हैं। फाई इक्वल टू फर्स्ट सरफेस के लिए बेटे ई और डी के बीच एंगल कितना है 90, अभी दिखाया था cos 90। सेकंड सरफेस के लिए बेटे ई और एस के बीच एंगल कितना है 0, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री। S2 ऐसी S3 के लिए कितना है बेटे इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0, ठीक है। तो बेटे cos 90 कितना होता है 0, तो ये वाली टर्म्स तो 0 हो गई, ये वाली टर्म्स तो 0 हो गई, इसमें cos 0 की वैल्यू 1, इसमें cos 0 की वैल्यू 1, तो बेटे ई बाहर इंटीग्रेशन के क्या आ गया ds आ गया। ऐसी थर्ड सरफेस है, ये आपके पास क्या है S3 ई बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया बेटे ds। तो बेटे ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो e ds का क्या हो जाएगा बेटे s प्लस इसमें करेंगे e इंटू एस, ठीक। उसके बाद देखिए बेटे मैंने S1 S2 S3 के लिए डेफिनेशन लगा दी। S1 में e और ds के एंगल 90, इनमें 0, उसमें 0, e बाहर ds आ गया। बेटे ds का मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैंने अपनी तरफ से किया है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है S, तो ds का इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस एरिया वो कितना है बेटे इसका S, तो मैंने ds का इंटीग्रेशन क्या लिख दिया S लिख दिया। तो आपके पास बेटे क्या आ गया यहां से, आपके पास आ गया बेटे फाई इक्वल टू 2ES, ये आपके पास रहा। तो बेटे ये तो डेफिनेशन से फ्लक्स है, और ये वाला फ्लक्स क्या है गॉस लॉ से है। गॉस लॉ को से फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपने एनक्लोज चार्ज निकाला। एनक्लोज जो चार्ज है उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या माना, पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी मानी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है यूनिट एरिया पर चार्ज। तो बेटे ये गॉस लॉ से फ्लक्स है, ये डेफिनेशन से फ्लक्स है, दोनों क्या कर दोगे आप इक्वल कर दोगे। तो करते हैं इक्वल बेटे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बेटे गॉस लॉ से फ्लक्स कितना था सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इससे कितना था 2ES, एस से एस कैंसिल आउट हो गया बेटे, तो इक्वल टू आपके पास क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा बेटे आंसर है। तो आपने देखा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है चार्ज शीट के कारण इनफाइनाइट साइज की, उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें बेटे कहीं भी R नहीं आ रहा। तो इस चार्ज शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो R पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो अगर आप बेटे ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन E एंड R, यहां पर बेटे x पर लिया बेटे डिस्टेंस, y पर ली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटे R पर डिपेंड करता ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट ग्राफ ये आ जाएगा, जहां पर E की वैल्यू क्या है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटे हमारा डेरिवेशन है। तो गॉस लॉ आपके पास क्या होता है वो डिस्कस कर लिया आपने। उसके बाद ये जो हमने डायरेक्शन के लिए बनाया था, ये डायरेक्शन हमने चेक कर ली थी परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद हमने वैल्यू निकाली थी गॉस लॉ से, तो हमने सिलेंड्रिकल सरफेस बना दी क्लोज सरफेस, इस तरह से कैलकुलेट करना है। और ये आपके पास डेरिवेशन रहा, एक बार आपको गॉस लॉ से निकालना है, एक बार आपको डेफिनेशन से निकालना है, दोनों आपको इक्वल कर देने हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटे ये हमारा टॉपिक था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस लॉ का, कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। सेम एज इट इज यही डेरिवेशन आपके पास लाइन चार्ज में यूज होगा, सेम यही एज इट इज। तो अभी तो आप इस डिस्कस करते हैं इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैपेसिटर वाला क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके बेटे।